नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और अब वो बुलेटिन जिसमें अगले आधे घंटे में एक के बाद एक सभी खबरों का 1 मिनट में पूरा विश्लेषण देखिए। आगरा में सड़क हादसे का एक लाइव वीडियो सामने आया है। यहाँ ट्रक और कार में भीषण टक्कर हुई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो देखकर लग रहा है कि हादसा कितना भीषण था। बेकाबू ट्रक के सामने कार आने से कार के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि एक टेम्पो को बचाने के चक्कर में कार बीच सड़क पर आ गई थी। आगरा फतेहाबाद मार्ग पर ये दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में एक साइकिल सवार भी इसकी चपेट में आ गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसा डौकी थाना इलाके के कुंडोल पेट्रोल पंप के पास हुआ। बताया जा रहा है कि कुंडोल पेट्रोल पंप से कार सवार पेट्रोल भरवाकर जैसे ही फतेहाबाद से आगरा की तरफ बढ़े, तभी तेज रफ्तार ट्रक अचानक आ गया। ट्रक का ड्राइवर कुछ समझ पाता उससे पहले ही कार से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का अगला हिस्सा भी डैमेज हो गया, वहीं कार के परखच्चे उड़ गए। गाजियाबाद के लोनी में हुए मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। लोनी इलाके में कल बदमाशों ने एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में हेड कांस्टेबल और दरोगा को निलंबित कर दिया गया है। कल अजय नाम के एक शख्स को रोड पर पीट के मार डाला गया था। उसी वारदात के मामले में लापरवाही बरतने पर पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है। लाइव मर्डर का वीडियो भी सामने आया था। अब हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें अजय को जान से मारने की धमकी दी गई थी। एक लड़का हाथ में चाकू लेकर उसे मारने की धमकी दे रहा है। अजय पर उस वक्त भी हमला किया गया था और 3 महीने बाद कल उसकी हत्या कर दी गई। ये वीडियो 3 महीने पुराना बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कानपुर देहात के न्यू भाऊपुर से बुलंदशहर के न्यू खुर्जा के बीच 351 किलोमीटर के कॉरिडोर का वर्चुअल लोकार्पण किया, जो बुलंदशहर, कानपुर और प्रयागराज के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। इसके अलावा पीएम मोदी ने प्रयागराज में परिचालक नियंत्रण केंद्र और खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया। मालगाड़ियों की आवाजाही के लिए खास तौर पर ये कॉरिडोर तैयार किया गया। आजादी के बाद का सबसे बड़ा और आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट धरातल पर उतरते हम देख रहे हैं। फ्रेट कॉरिडोर के शुरू होने से मालगाड़ियों का सुगमता से संचालन होगा, जिससे व्यापारियों को काफी लाभ होगा। बीते 6 सालों से भारत में आधुनिक कनेक्टिविटी के हर पहलू पर फोकस के साथ काम किया जा रहा है। हाईवे हो, रेलवे हो, एयरवे हो, वाटरवे हो या फिर हाईवे, आर्थिक रफ्तार के लिए जरूरी इन 5 पहियों को ताकत दी जा रही है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से मालगाड़ियों की रफ्तार 3 गुना तक बढ़ जाएगी, जिससे करोड़ों किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि माल ढुलाई का काम बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ा फायदा यात्री ट्रेनों को होगा, क्योंकि मालगाड़ी के लिए अलग ट्रैक से यात्री ट्रेन की लेटलती भी खत्म होगी। मालगाड़ियों के लिए बनी इस प्रकार की विशेष सुविधाओं से एक तो भारत में यात्री ट्रेन की लेट लतीफी समस्या कम होगी। दूसरा ये कि इससे मालगाड़ी की स्पीड भी 3 गुना से ज्यादा हो जाएगी और मालगाड़ियां पहले से 2 गुना तक सामान की ढुलाई कर पाएगी। इस मौके पर सीएम योगी भी वर्चुअली मौजूद रहे। यूपी को इतनी बड़ी सौगात देने के लिए सीएम योगी ने पीएम का आभार जताया। उत्तर प्रदेश जैसे लैंडलॉक्ड राज्य के लिए इस फ्रेट कॉरिडोर के महत्व को हम सभी इसके महत्व को समझ सकते हैं और ये हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 75% जो भाग है वह उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की पूरी लागत करीब 85,000 करोड़ रुपए होगी, जो कि पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक बनेगा। 1840 किलोमीटर के लुधियाना से दानकुनी तक बनने वाले इस ट्रैक को संचालित करने के लिए प्रयागराज में एशिया का सबसे बड़ा कंट्रोल रूम बनाया गया है। फिलहाल 351 किलोमीटर के कॉरिडोर का आज पीएम मोदी ने दिल्ली से वर्चुअली उद्घाटन किया। ऑपरेशन कंट्रोल रूम है जो कि प्रयागराज में बनाया गया है। यहाँ पर 60 से 70 कंट्रोलर बनेंगे। अगर ये पूरा कॉरिडोर शुरू हो जाता है जो कि 1840 किलोमीटर का है, जिसमें 85,000 करोड़ की लागत आएगी, लेकिन अभी इसका जो इनिशियल फर्स्ट फेज है वो 351 किलोमीटर का है। न्यू खुर्जा से न्यू भाऊपुर उसको शुरू किया गया है।
इसके लिए बनाया गया कंट्रोल रूम देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे आधुनिक रेल कंट्रोल सेंटर्स में से एक है। जिस भी सिग्नल के आगे कोई खराबी है उस सिग्नल को स्टेशन मास्टर तुरंत लाल कर सकता है, गाड़ियां वहां रोकी जा सकती है 20 सेक्शन में। अभी तक भारतीय रेलवे में जितने सिस्टम बनाए गए, इवन ऑटोमेटिक सेक्शन में भी इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ मालगाड़ियों की लोकेशन पर पल पल की नजर रखी जाएगी। लखनऊ में सीएम योगी ने 21,500 लोगों को नए साल का तोहफा दिया। मुख्यमंत्री आवास योजना की पहली किस्त देते हुए उन्होंने 87 करोड़ रुपए डिजिटली ट्रांसफर किए। सीएम ने 21,562 लोगों को ये सौगात दी। इस दौरान सीएम योगी ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। सर जी, हमारे पास झोपड़पट्टी था, बहुत सरकार आए और चले गए, कोई हम सारों को ख्याल नहीं किया। लेकिन आप जब से सरकार हो गए हैं तब से हमारा बहुत ख्याल किया और हमारे छप आने वाले हैं। सुविधा ये मिल रही है मकान का आपको और आपके परिवार को बधाई, और इस पैसे को मकान पे ही खर्च करना, मकान बनाने में ही खर्च करना, ठीक है। योगी ने कहा कि अच्छे और ईमानदार प्रतिनिधियों को आप लोग चुनेंगे तो काम अच्छा ही होगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके जीने के लिए रोटी, उसके तन को ढकने के लिए कपड़ा और उसके सिर को ढकने के लिए मकान, ये आवश्यक शर्त है और सरकार इसे देने के लिए पूरी प्रतिबद्ध है। लखनऊ में मशहूर कॉमेडियन और उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव को जान से मारने की धमकी मिली है। फोन पर उन्हें कहा गया है कि अगर वो दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान पर ज्यादा कमेंट करेंगे तो उनका हाल लखनऊ के कमलेश तिवारी जैसा कर दिया जाएगा। राजू श्रीवास्तव ने इसको लेकर कानपुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कवि हो, कलाकार हो, किसी के पास कलम की ताकत है, पत्रकार अपना काम करते हैं। मेरे पास तो यही हथियार है। अब मुझसे धमकी दी जा रही है, मुझे कहा जा रहा है वहाँ से फ़ोन कॉल्स करके कि वो मेरा हाल लखनऊ की कमलेश तिवारी जैसा करेंगे, मेरे बच्चों को मार देंगे। राजू श्रीवास्तव दाऊद और पाकिस्तान समेत देश विदेश के कई हस्तियों पर सटायर करते रहते हैं, लेकिन 25 साल से ज्यादा कॉमेडी करने के बाद उन्हें ऐसी धमकी पहली बार मिली है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी में आज कई नेता शामिल हुए। अखिलेश यादव की मौजूदगी में शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। बीएसपी के कई बड़े नेताओं में शुमार मसूद आलम, रमेश गौतम ने भी आज समाजवादी पार्टी की राह पकड़ ली। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कृषि कानूनों को किसानों के लिए डेथ वारंट बताया। साथ ही बीजेपी पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे लगा के फंसाने का आरोप भी चस्पा कर दिया। जिस तरह का अन्याय, उत्पीड़न या लगातार सरकार के माध्यम से अपमानित होना पड़ रहा है लोगों को, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, कहीं आप अगर आवाज उठाएंगे तो आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। वहीं बीजेपी ने सुमैया राणा को एसपी में शामिल करने पर अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया। एक राष्ट्र विरोधी शायर मुनव्वर राणा की बेटी को ज्वाइन कराया, जो अभी चंद दिन पहले तक देश में और उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर देश के कानून के खिलाफ लोगों को भड़का रही थी। योगी सरकार का माफिया के खिलाफ ऑपरेशन बाहुबली जारी है। इसी कड़ी में मऊ पुलिस ने इंटरस्टेट गैंग 212 के सरगना रमेश सिंह काका के साले पर शिकंजा कसा। पुलिस ने मुनादी करते हुए उसकी करीब 1 करोड़ 13 लाख कीमत के घर और जमीन की कुर्की की। पुलिस ने ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की है। पुलिस के मुताबिक रमेश सिंह के ऊपर 67 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुर्की की कार्रवाई के दौरान एसडीएम और सीओ सिटी के साथ भारी फोर्स मौजूद रही। जहां कार्रवाई हुई, ये घर शहर कोतवाली के शहादतपुरा बाजार में है। माफिया रमेश सिंह इस समय जेल में बंद है। आज रमेश सिंह उर्फ काका, जो एक बहुत बड़ा आपराधिक माफिया है, इस पे लगभग 67 केस दर्ज हैं, जिसमें 11 हत्याएं, 9 गैंगस्टर और 1 एनएससी कार्रवाई हुई है। और ये इसका पूरा गैंग पंजीकृत है। गैंग का नाम है IR 212। रमेश सिंह काका पर वाराणसी में डिप्टी जेलर की हत्या का भी आरोप है। पंजाब के फतेहाबाद में कई मीटर ऊंचे मोबाइल टावर पर एक शख्स चढ़ गया। टावर पर चढ़ने के बाद उसने कुछ पुर्जों को तोड़ दिया और अपने किसान संगठन का झंडा लगा दिया। फिर एक सेल्फी वीडियो बनाकर किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मोगा में भी किसान एक नामी कंपनी के टावर पर हमला बोलने के लिए पहुंच गए। जब तक पुलिस वहां पहुंचती, किसान वहां रखे जनरेटर और कुछ दूसरी मशीनें उठा ले गए। जलंधर में भी हंगामा कर रहे लोग एक मोबाइल टावर पर हमला बोलने के लिए पहुंचे। इसके बाद टावर की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी।
किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री ने विकास के कामों को राजनीति से दूर रखने की अपील की। उन्होंने प्रदर्शनों और आंदोलन के दौरान होने वाली तोड़फोड़ को रोकने की अपील करते हुए इसे जनता की संपत्ति का नुकसान बताया। हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। हमारे हर गरीब का, हर करदाता का, मध्यम वर्ग का, समाज के हर वर्ग का इसके पीछे पसीना लगा हुआ है, उसका पैसा लगा हुआ है। यूपी में गाड़ियों से जाति सूचक स्टिकर हटाने का फरमान जारी हो चुका है, लेकिन मेरठ के लोग अभी भी गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखकर घूम रहे हैं। खास बात यह है कि आरटीओ विभाग में खड़ी गाड़ियों पर भी जाति सूचक स्टिकर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इन गाड़ियों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में आम लोगों से विभाग क्या अपील करेगा? मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि इस तरीके का कोई काम न करें। मोटर वाहन अधिनियम के अनुरूप ही HSRP वगैरह का तो अब तो काम शुरू हो गया है, तो उसमें लग रही है। मोटर वाहन अधिनियम के अनुरूप ही नियमों का पालन करते हुए अपने वाहनों का संचालन। ज्यादातर लोगों ने इस नियम का समर्थन किया है कि गाड़ी पर जाति लिखने से कोई फायदा नहीं, जबकि जाति हटने से आपसी भाईचारा और बढ़ेगा। ऐसे लोगों की अब बिल्कुल भी खैर नहीं होगी, एक्शन कड़ा होगा। और अगर अब किसी ने अपनी गाड़ी पर जाति सूचक शब्द लिखवाया तो उसकी खैर नहीं, उसका चालान किया जाएगा और कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। उत्तराखंड के चकराता में हुई बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटकों का चकराता पहुंचने का सिलसिला जारी है। सैलानी चकराता के साथ साथ लोखंडी, खंडवा, देवबन, बुधेर घाटी समेत उन स्थानों का रुख कर रहे हैं जहां जमकर बर्फ गिरी है। पर्यटकों के मुताबिक भले ही मौसम सर्द है, लेकिन वो बर्फ में एंजॉय का मौका भी नहीं छोड़ना चाहते। सैलानी एक दूसरे पर बर्फ वेकर मस्ती कर रहे हैं। जो लोग पहली बार पहुंचे वो लोग बोले, अभी तक जन्नत सुना था लेकिन आज देख ली। हम यहाँ लोखंडी में रुके हुए हैं और बर्फबारी में बहुत मज़ा आ रहा है। उम्मीद है कि हम यहाँ न्यू ईयर तक रुकेंगे और मौसम की मेहरबानी हुई तो और बर्फ़ गिरेगी। यहाँ पे जितने लोग रुके हुए हैं ठंड में काफ़ी मज़े कर रहे हैं, तो अच्छा मौसम है काफ़ी। वहीं उत्तरकाशी में बर्फबारी के चलते ठंड बढ़ गई है और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हर्षिल घाटी में तापमान में भारी गिरावट की वजह से पेड़ों पर पानी भी बर्फ के रूप में जम गया है और गंगोत्री धाम में गंगा भागीरथी का जल भी जमने लगा है। यूपी के सीतापुर में एसपी ऑफिस में तैनात कवि कोतवाल के नाम से मशहूर धर्मराज उपाध्याय ने कानपुर डाकघर के लापरवाह अधिकारियों को करारा जवाब दिया है। दरअसल कानपुर डाकघर में माई स्टैंप योजना के तहत छोटा राजन और माफिया मुन्ना बजरंगी जैसे दुर्दांत अपराधियों के नाम से डाक टिकट जारी किए गए थे। हालांकि न्यूज़ 18 में खबर दिखाए जाने के बाद ही आरोपी क्लर्क को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों को कवि कोतवाल धर्मराज उपाध्याय ने जवाब देते हुए नसीहत दे डाली कि बेसुरा न कोई भी अब राग अलापो, बेसुरा अब कोई भी न राग अलापो, माफिया की आग से अलाव न तापो, और गांधी सुभाष भगत देशभक्तों की जगह अपराधियों के नाम डाक टिकट न छापो। जय हिंद, जय भारत। माफिया और डॉन की तस्वीरों पर डाक टिकट छापने से डाक विभाग की काफी किरकिरी हुई थी। गोरखपुर में टेरर फंडिंग की जांच कर रही एटीएस टीम ने गोलघर के बलदेव प्लाजा में एक मोबाइल कारोबारी की दुकान पर छापा मारा। नईम एंड सन्स नाम की दुकान पर एटीएस ने कई घंटे तक जांच की। एटीएस ने दुकान के सभी कर्मचारियों को बाहर निकालकर दुकान मालिक से पूछताछ भी की। दरअसल साल 2018 में भी एटीएस की टीम ने यहां पर छापा मारा था, तो वहीं एटीएस की अचानक से हुई छापेमारी से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। गोरखपुर में एटीएस टीम ने आज कैंट थाना क्षेत्र के बलदेव प्लाजा स्थित नईम एंड सन्स की दुकान पर छापेमारी की है। गौरतलब है कि साल 2018 में भी टेरर फंडिंग के मामले भी नईम एंड सन्स की दुकान पर एटीएस टीम ने छापेमारी की थी। उस वक्त कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। फिलहाल इस मामले में अभी एटीएस टीम कुछ भी कहने से बच रही है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे।